और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि इटावा की घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, जिसकी वजह से शांति व्यवस्था बहाल कर दी गई है। अब तक 15 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में अपराधी की जाति नहीं, उसका अपराध देखा जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि जातिवादी राजनीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि चारों आरोपियों की गिरफ्तारी कर निष्पक्ष जांच के आदेश दे दिए गए हैं और वहीं उन्होंने ये भी बताया कि यूपी सरकार की किसी को न बचाएंगे और न ही फंसाएंगे की नीति पर काम कर रही है। बिना सच्चाई सामने आए अखिलेश यादव ने इस मामले को सीधे जातीय रंग देने की कोशिश की। ब्राह्मण समुदाय पर बेबुनियाद आरोप लगाकर उन्होंने जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। इटावा में भगवता आचार के संबंधित कुछ दिन पूर्व हुई घटना को लेकर के आज वहां जिस तरह की घटना को अंजाम देने का काम एक समाज के लोगों ने किया है और जो घटना उस गांव में घटित हुई है उसके विषय में कुछ चीज़ें सरकार की ओर से हम लोग स्पष्ट करना चाहते हैं। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये स्पष्ट किया है और जैसी कि हमेशा माननीय मुख्यमंत्री की नीति रीत रही है कि उत्तर प्रदेश में कभी भी सरकार ने कोई कार्य कोई व्यवस्था कभी जात के आधार पर नहीं बल्कि अपराधी के अपराध के आधार पर करने का काम किया है। जातवादी राजनीति को उत्तर प्रदेश सरकार ने कभी बर्दाश्त नहीं किया है और न आगे करने वाली है। इटावा की घटना की सूचना जैसे हुई उसके बाद तमाम हमारे वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया, तत्काल मुकदमा पंजीकृत हुआ। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद वहां अधिकारियों ने उस पर विवेचना शुरू की। 4 लोगों को उसमें गिरफ्तारी की गई। आज उसके बावजूद जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने इस घटना को बिना तथ्यों को सोचे समझे या परीक्षण किए एक इस घटना को जातवादी रंग और रूप देने का अपने बयान से प्रयास शुरू कर दिया। उन सब के आधार पर, उन सब बातों के आधार पर, उन सब चीज़ों के आधार पर उस गांव में आज जिस तरीके से स्थानीय उपद्रवियों ने जो उपद्रव करने का काम किया, जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है, आप सबके संज्ञान में बहुत ही अप्रिय घटना वहां घटित हुई है। पर्याप्त पुलिस बल वहां तैनात कर दिया गया। उस घटना के बाद उच्च अधिकारी मौके पे हैं, पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर स्थापित है और अब तक 15 उपद्रवियों को आइडेंटिफाइड करके गिरफ्तार करने का काम पुलिस ने किया है। प्रदेश सरकार का स्पष्ट मानना है कि कानून हाथ में लेने वालों को, उपद्रव करने वालों को, अराजकता फैलाने वालों को, गुंडई करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। वो किसी जात के हों, किसी धर्म के हों, किसी वर्ग के हों। अपराध करने वाले का जात अपराधी है तो अपराधी को अपराध के आधार पर कानून अपना काम करेगा और कार्रवाई करने का काम हमारी पुलिस और प्रशासन करने का काम कर रहा है। यूपी सरकार ने हमेशा, आज भी जो गिरफ्तारी है उसमें भी जो चिन्हित लोग हैं, जो आइडेंटिफाइड हुए हैं, उसके आधार पर गिरफ्तारी की है। अपराधियों की गिरफ्तारी की, इस जात विशेष से कोई लेना देना या सरोकार नहीं रहा है। आगे भी जो भी इस घटना को लेकर के कार्रवाई होगी वो अपराधियों के और अपराध में संलिप्त प्रूव्ड लोगों के खिलाफ होगी। किसी भी प्रकार जातीय भेदभाव के आधार पर पुलिस प्रशासन या सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी, ये भी हम सभी लोगों को विश्वास दिलाते हैं। लेकिन इसमें एक घटना जो हुई, उस घटना के बाद जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने लगातार अपनी बयानबाजी के द्वारा जातीय रंग रूप इसको देने का काम किया और ब्राह्मण समाज पर बेबुनियाद आरोप लगा करके
जनता को गुमराह करते हुए लगातार इस तरह की बयानबाजी की जो तथ्यात्मक रूप से बिना जानकारी के, बिना वहाँ के सही तथ्यों का परीक्षण किए हुई। और मैं समझता हूँ कि आज की घटना भी कहीं न कहीं उसी से प्रेरित होकर के होती हुई दिखाई पड़ी है। जैसा कि हमेशा समाजवादी पार्टी का और अखिलेश जी का हमेशा ये प्रयास रहता है कि किस तरीके से समाज को जात में, वर्गों में बांटने का काम हो, ये उचित नहीं है। क्योंकि सनातन संस्कृति का भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है और हमेशा बिना किसी जात वर्ग के आधार के हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सभी को न्याय, सभी को विकास, सभी को संरक्षण देने का काम किया है। उन सब लोगों को जो विकास चाहते हैं, जो न्याय चाहते हैं, जो समाज में प्रगति का रास्ता चाहते हुए प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, उन सबको संरक्षित करने का काम, उन सबको बढ़ावा देने का काम, उन सबको आगे बढ़ाने का काम हमारी पार्टी करती है। और आज जिस प्रकार से कार्रवाई जो पुलिस के ऊपर हुई है, वहाँ जो उस गांव में जाकर के एक वर्ग विशेष पर हमला करके पुलिस के गाड़ियों पर पथराव करके जो कार्रवाई आज सुनियोजित तरीके से की गई है, इसमें चाहे जो शामिल हों, सरकार न किसी को बख्शेगी और न किसी निर्दोष को फंसाएगी। लेकिन जो अपराधी हैं उनको निश्चित रूप से हम लोग पूरी तरह पर्दाफाश करेंगे और पूरी तरह कठोर कार्रवाई करने का भी काम करेंगे। ये सही है कि आजकल कुछ लोगों को बहुत छटपटाहट इस बात की है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में 8 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ, किस तरीके से दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया, किस तरीके से उत्तर प्रदेश अपने तरक्की के रास्ते पे लगातार आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश आज सरप्लस रेवेन्यू का स्टेट बन गया। उनको छटपटा इस बात की है कि किस तरह हमें सत्ता प्राप्त हो और सत्ता प्राप्ति के लिए तमाम ओछे हथकंडे समाज में टकराव पैदा कराने के, सामाजिक वातावरण खराब करने के, इस तरीके से करके वो उस प्रदेश को उसी दौर में ले जाना चाहते हैं जिस दौर में उन्होंने 2012 से 17 के बीच में, जहां गुंडई, अराजकता, जमीनों पर कब्जे, दंगाइयों का प्रदेश, वो सब चीज़ें उत्तर प्रदेश ने देखी थी। और जिन कारणों से उत्तर प्रदेश, उन्हीं सब कारणों से कि जो माफिया तंत्र हावी था, जो लोगों को अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, जुल्म ज्यादती हुई, उत्तर प्रदेश के हर वर्ग, धर्म और जात के लोगों ने एक मत होकर के उत्तर प्रदेश से ऐसे दल को सत्ता से 17 के चुनाव में बेदखल करने का काम किया था। आज पुनः उससे सबक न लेते हुए वो लोग पुनः जातीय उन्माद पैदा करके, जातियों में विभक्त करके उत्तर प्रदेश को पुराने दौर में पहुंचाने का प्रयास अपने राजनीतिक हितों के लिए और सत्ता में पुनः वापसी की छटपटाहट में करने का काम कर रहे हैं। यहाँ ये स्पष्ट कर दें कि सार्वजनिक तौर पर जो भी अपराधी हैं उनकी पहचान की जा रही है, जिन्होंने आज ये दुस्साहस किया है, सत्ता को चुनौती दी है, शासन को चुनौती दी है, पुलिस व्यवस्था को चुनौती दी है, अराजकता पैदा करने का काम किया है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके एक एक उस व्यक्ति को जो उस घटना में सम्मिलित था हम कठोर कार्रवाई करेंगे। और 15 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है। देखिए, जहाँ तक जात और धर्म के लोगों का आदर करने का विषय है, तो आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा महर्षि वाल्मीकि की पूजा प्रथा से लेकर के पूरी श्रद्धा के साथ हम निभाने का काम करते हैं। महर्षि वाल्मीकि और वेद व्यास की पूजा को विशेष स्थान दिया था और महर्षि वाल्मीकि के नाम पर चाहे अयोध्या का हमारा एयरपोर्ट हो, चित्रकूट में उनका स्थान हो, उसको विशिष्ट महत्व देते हुए हमेशा उनको सम्मान देने का काम किया है। एक और हमने महर्षि वाल्मीकि को सम्मान दिया है तो महर्षि व्यास जी को भी सम्मान दिया है। कभी भी हम लोगों ने जात के आधार पर सनातन को बांटने का काम नहीं किया है। सनातन हमेशा समाज को एकजुट रखने का, सभी वर्ग, धर्म और जात के लोगों को एकजुटता के साथ राष्ट्र में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और यही एक कारण है कि चाहे प्रभु रामचंद्र ने रैदास और कबीर को अपना शिष्य बनाया, जबकि ये दोनों ब्राह्मण समाज के नहीं थे। सनातन धर्म जात नहीं, गुणों का सम्मान करता है। संत रैदास और कबीर
को हमने हमेशा संत और ईश्वर की वाणी में रखते हुए उनकी पूजा की है। सरकार ने संत रविदास के लिए बनारस में उनकी जन्मस्थली पर स्मारक और संग्रहालय का निर्माण कराया है। वहीं लालपुर में उनकी प्रतिमा का निर्माण, रविदास जयंती समारोह, पाठ्यक्रम में समावेश संबंधी कार्य किए हैं। और हमेशा हम लोगों ने दबे कुचले शोषित समाज के संतों को सम्मान देते हुए उनके पैर पूजन, पैर धोने तक का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी किया है। उनको सम्मान देने का काम किया है और उन्हीं सम्मान के साथ हम हर वर्ग धर्म के जाति के लोगों को पूरी तरह सम्मान देने का काम करते हैं। जबकि इसका ठीक विपरीत सपा सरकार में हिंदू दलित राजनीति के महापुरुषों का नाम बदल के आतताइयों के नाम पर रखा जाता था। संत कबीर नगर में संत कबीरदास जी के लिए मगहर में अकेडमी, शोध संस्थान का निर्माण, कबीर मेला, सामाजिक सुधार, ये सारे कार्य, अम्बेडकर जी के लखनऊ में ऐशबाग में नया शोध संस्थान और स्मारक बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी महापुरुष का, किसी संत का, किसी भी धर्माचार्य का कभी भी असम्मान नहीं किया, बल्कि सम्मान की दृष्टि से सदैव सम्मान देने का काम किया है और आगे भी इसी पथ पर आगे बढ़ने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। निश्चित रूप से चाहे वो हमारे महाकुंभ का यदि आयोजन हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी वहाँ कर्मकार थे उनकी बिना जांच पूछे सभी को सम्मान और उनके चरण स्पर्श करके सफाई कर्मियों का चरणों की रज लेकर के अपने मस्तक पर उन्हें भी सम्मान देने का काम किया है। आज समाज में यदि हम बात करें तो जय गुरुदेव बाबा रामदेव जी, इनको भी हम लोगों ने समाज और जाति के आधार पर सम्मान नहीं दिया। इनका भी सम्मान हमारा भारतीय जनता पार्टी, हमारा समाज एक संत के रूप में मान्यता देते हुए इनको भी सम्मान देने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज दुखद यह है कि समाजवादी पार्टी की जो परंपरा रही है, इसका जो चाल चरित्र चेहरा रहा है, उसी को लगातार, जिसमें जात और वर्ग का भेदभाव करते हुए जिन्होंने हमेशा सनातन धर्म के अनुयायियों को बांटने का काम किया है, वही लगातार आज करने का प्रयास इस घटना में किया जा रहा है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। कौशाम्बी में पाल समाज के साथ जो घटना हुई थी, जिसको जाति दंगे के रूप में देने का प्रयास किया गया, ये भी अखिलेश जी के प्रेस के द्वारा, स्टेटमेंट के द्वारा, ट्वीट के द्वारा आपने देखा होगा। जबकि राजू पाल, उमेश पाल जी, जिनकी निर्मम हत्या अतीक अहमद के द्वारा की गई थी, उसको भी संरक्षण सबको पता है किसकी पार्टी में थे और किसके द्वारा संरक्षण देने का काम किया गया था। हम लोग केवल ये आग्रह करते हैं सभी प्रदेश के संगठनों से, विपक्ष से, प्रदेश के हर नागरिक से कि वो इटावा में खासकर अभी हुई घटना को, तथ्यों को समझें, सरकार की कार्रवाई को देखें और किसी प्रकार से तथ्यात्मक रूप से जाने बिना बहकावे में आकर, भ्रम में आकर के झूठी अफवाह पर ध्यान नहीं दें। निश्चित रूप से सरकार न्याय करेगी। जो भी दोषी होंगे, चाहे उस धर्म आचार के जो वेदाचार थे उनके साथ हुई घटना के लिए या आज जो पत्नी द्वारा की गई घटना के लिए जो भी जिम्मेदार लोग होंगे, सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ प्रभावी कार्रवाई दोषियों के खिलाफ करेगी, अपराधियों के खिलाफ करेगी। किसी को जात वर्ग के आधार पर न बचाएगी और न प्रताड़ित करने का काम करेगी। ये हम आश्वस्त करते हैं और हम तो अखिलेश जी से भी आग्रह करेंगे कि ऐसे संवेदनशील विषय पर सरकारें आती। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर उद्यमिता के प्रोत्साहन के लिए यूथ अड्डा के लोकार्पण, सीएम युवा के मोबाइल ऐप के शुभारंभ और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो यानी कि यूपीआईटीएस के तृतीय संस्करण की कंट्रेन-रेजर सेरेमनी हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। मुझे प्रसन्नता है कि आज एमएसएमई डे के अवसर पर उत्तर प्रदेश अपनी इस पुरातन पहचान को
अपनी विरासत के साथ जोड़ करके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की परिकल्पना को एक आधार प्रदान कर रहा है। पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने हर एक क्षेत्र में कुछ नया किया है, लीक से हट करके कुछ नयापन करने का प्रयास किया है। उसकी एक झलक अभी यहां मंच के माध्यम से आपको देखने को मिली और प्रदेश के परसेप्शन में आया हुआ बदलाव ये इसी का परिणाम है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में, माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। और आज उत्तर प्रदेश की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने के लिए पहचान के संकट से डबल इंजन की सरकार ने आपको उभार करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दे करके उत्तर प्रदेश को उसकी विरासत से जोड़ने का काम किया है, जो उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दे रहा है, करोड़ों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। ये नया अवसर एक नई पहचान है उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए। आज उत्तर प्रदेश में इससे रोजगार का सृजन भी हो रहा है। इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश की प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलकर के एक्सपोर्ट के एक नए रास्ते भी खुल रहे हैं। मुझे याद है 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कुल एक्सपोर्ट 80 से 85 हजार करोड़ के बीच में था। आज 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश कर रहा है। यह वही उत्तर प्रदेश है जिसमें प्रति व्यक्ति आय 46,000 करोड़ थी 17 के पहले। आज ये बढ़ करके 1,20,000 करोड़ कर रही है। और यही नहीं, इसी उत्तर प्रदेश में यहां की जो जीडीपी थी वह केवल 12,75,000 करोड़ थी, आज यह लगभग 31 लाख करोड़ की हो गई है। आधार क्या बना? बेहतरीन कानून व्यवस्था, बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ प्रधानमंत्री जी के मंत्र को अंगीकार करते हुए किए गए कार्य, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी विरासत को पहचानने का एक प्रयास। और उसी का परिणाम था कि जब उत्तर प्रदेश ने अपनी स्थापना दिवस का कार्यक्रम पहली बार 2018 में 24 जनवरी का आयोजित किया था। उत्तर प्रदेश जो ये नाम बना है, उत्तर प्रदेश का जो ये नामकरण हुआ है, ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था। याद करिए, 24 जनवरी 1950 नोटिफिकेशन जारी होते उत्तर प्रदेश नाम की, लेकिन कभी भी आयोजन नहीं हुआ, क्योंकि पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सत ही नहीं थी। वे अपने परिवार के लिए करते थे, उन्हें प्रदेश से मतलब नहीं था। परिणाम क्या था? इस भीषण संकट के दौर से हम गुजर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के नाम पर धर्मशाला तो दूर, होटलों में भी रूम नहीं मिल पाते थे। पैसा देकर के भी लोगों को रूम नहीं मिल पाते थे।
पहचान के संकट के दौर से गुजर रहे उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने परंपरागत उद्यम को एक पहचान दी और वह थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। आज मुझे प्रसन्नता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ हम लोगों ने अनेक अन्य योजनाएं चलाई, जिसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर सभी 75 जनपदों की उनकी अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट हो, उसको हम तकनीक के साथ में, उसे हम मार्केट के साथ में, उसके हम पैकेजिंग के साथ में, उसको हम डिजाइनिंग के साथ में जोड़ सकें। ये सभी कार्य हम लोगों ने करने के बाद अब उसे एक्सपोर्ट के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर के आज 2 केंद्र यहां पर लोकार्पित भी किए गए हैं, बरेली और मुरादाबाद के। सीएफसी बरेली और सीएफसी मुरादाबाद का भी लोकार्पण किया जा रहा है। एक लंबी श्रृंखला हर जनपद के लिए तैयार हो रही है, जहां के माध्यम से वहां की लोकल उत्पाद को न केवल अच्छी डिजाइन और तकनीक के साथ जोड़ने का, बल्कि उसको पैकेजिंग के साथ जोड़ने के लिए, उसको मार्केट से लिंक करने के लिए भी क्या कुछ संभावनाएं हो सकती हैं, इस दिशा में सीएफसी उन्हें सहयोग कर रही है। प्रदेश के अंदर एमएसएमई सेक्टर की जो संभावनाएं हैं, ये देश के अंदर सबसे ज्यादा है। शेयर की दृष्टि से देखेंगे 14% एमएसएमई यूपी के पास, संख्या की दृष्टि से देखेंगे लगभग 90 लाख से ऊपर है, और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने अपनी एमएसएमई यूनिट को एक सुरक्षा कवच भी दिया है। 5 लाख रुपए का सुरक्षा कवच रजिस्ट्रेशन कराने मात्र भर से उसे प्राप्त हो जाता है। यानी ये 90 से 96 लाख एमएसएमई यूनिट जो यूपी में है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, उन्हें उस रजिस्ट्रेशन के साथ ही 5 लाख रुपए का एक सुरक्षा कवर भी मिल गया है। सामाजिक सुरक्षा की गारंटी उन्हें उपलब्ध करवा दी गई है। यह जो गारंटी उन्हें दी जा रही है, इस बात को लेकर के, और आज तो आपने देखा होगा, हमने जो इस वर्ष उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर महामहिम उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से जो एक नई स्कीम लागू की सीएम युवा के नाम पे, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम, जिसमें किसी भी नौजवान को, जिसका चयन एक प्रक्रिया के तहत होता है, उसका प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण के बाद वह कोई उद्यम स्थापित करना चाहता है तो 5 लाख रुपए तक का ऋण गारंटी मुक्त है, ब्याज मुक्त है, और 10% का उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी भी दी जा रही है, यानी गवर्नमेंट का अनुदान भी उसे उपलब्ध कराया जा रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर
एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। तो ये थी बात क्लाइमेट चेंज की। अब बात हरी सब्जियों की, जिसे हर इंसान सेहतमंद रहने के लिए खाता है। लेकिन आजकल ये हरी सब्जियां जानलेवा बन रही हैं। कहीं आप भी इन्हें खाकर गलती तो नहीं कर रहे? आजकल के मौसम में बाजार में हरी सब्जियां आपको हर तरफ देखने को मिलेंगी और आप हरी सब्जियां ही खाना भी पसंद करते होंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये हरी सब्जियां आपके लिए न केवल खतरनाक ही साबित हो सकती हैं, बल्कि जिंदगी भी छीन सकती हैं। राजस्थान के एक गांव में 14 साल के बच्चे की मौत ने सबको हैरान कर दिया। बच्चे ने रात के खाने में पत्ता गोभी खाई थी, जो जहरीली थी। डॉक्टरों ने बताया कि ये सब्जी कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल के कारण जहरीली हो गई थी। बच्चा खाना खाने के बाद कुछ ही घंटे में बेहोश हो गया और अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। पत्ता गोभी जैसी सब्जियां हमारे रोजमर्रा के खाने का हिस्सा हैं, लेकिन इन पर छिड़के जाने वाले कीटनाशकों की, पेस्टिसाइड्स की वजह से ये जहरीली हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसानों द्वारा फसल को कीड़ों से बचाने के लिए जरूरत से ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सब्जियों को जहरीला बनाता है, साथ ही सेहत पर भी बुरा असर डालता है। पत्ता गोभी नहीं बल्कि भिंडी, बैंगन, टमाटर, पालक, मिर्ची ऐसी सभी सब्जियों में कीटनाशकों का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा होता है। इन पर ये रसायन चिपक जाते हैं, जो धुलने के बाद भी पूरी तरह से साफ नहीं होते। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इन रसायनों के कारण पेट से जुड़ी बीमारियां, कैंसर और बाकी दूसरी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए सलाह है, आप सब्जी बनाने से पहले उन्हें गर्म पानी में धो लें, वरना आपके लिए ये घातक साबित हो सकती हैं। और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर।
भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी की आज जयंती है और साथ ही इस अवसर पर सीएम नायब सिंह सैनी ने महाकवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें नमन किया है। और साथ ही उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता और भारतीय नवजागरण के प्रणेता महाकवि बंकिम चंद्र चटर्जी को आज जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। उनके ओजस्वी रचना वंदे मातरम ने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में अद्वितीय राष्ट्रभक्ति का संचार कर उन्हें एकजुट करने का काम किया। उनका राष्ट्र प्रेम, साहित्य और संस्कृति के लिए योगदान सदैव देशवासियों को प्रेरणा देता रहेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से आ रही, जहां पर हरियाणा में देवेंद्र कल्याण बने हैं राज्य चुनाव आयुक्त। देवेंद्र कल्याण की नियुक्ति के आदेश भी जारी हो गए हैं। आबकारी विभाग के प्रधान सचिव से हुए हैं सेवानिवृत्त। हरियाणा स्पीकर के भाई हैं देवेंद्र कल्याण। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा स्पीकर के भाई हैं देवेंद्र कल्याण। देवेंद्र कल्याण की नियुक्ति के आदेश भी अब जारी कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर राज्य चुनाव आयुक्त घोषित कर दिया गया है। हरियाणा स्पीकर के भाई हैं देवेंद्र कल्याण। देवेंद्र कल्याण को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देवेंद्र कल्याण को एक और जिम्मेदारी मिली है, राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। देवेंद्र कल्याण बने हैं राज्य चुनाव आयुक्त। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि सीएस ने ऑर्डर जारी किया है। विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण के भाई हैं। हरियाणा में रिटायर्ड आईआरएस अधिकारी देवेंद्र कल्याण को राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है और उनकी नियुक्ति के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने ऑर्डर जारी किए हैं। देवेंद्र कल्याण बीते दिनों आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव के लिए सेवानिवृत्त हुए थे। 2008 बैच के आईएएस राजीव रतन के ये पद छोड़े जाने के बाद उनकी नियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट बैठक के बाद में प्रेस वार्ता की, जिसमें सीएम सैनी ने राज्य सरकार द्वारा लिए गए 32 महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, ये फैसले राज्य के कर्मचारियों, किसानों, सैनिकों, छात्रों और आम जनता के हित में लिए गए हैं। इनमें पेंशन योजना, कर्मचारी कल्याण, भूमि नीति, शिक्षा, तकनीकी विकास, पारदर्शिता जैसे अहम मुद्दे को शामिल किया गया है। सीएम सैनी ने बताया कि अब एसीबी का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कर दिया गया है, ताकि यह नाम अधिक स्पष्ट और उद्देश्यपरक हो। सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत और पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि पिंजौर के प्रसिद्ध मुगलकालीन यादविंदर गार्डन में पर्यटन विभाग और बागवानी विभाग 4 जुलाई से 6 जुलाई तक 32वें मैंगो मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। उन्होंने कहा कि देश भर के आम उत्पादकों की सैकड़ों और विविधता से भरपूर किस्मों का प्रदर्शन मैंगो मेले में किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को मैंगो मेले के शानदार आयोजन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोपी नौसेना के कर्मचारी विशाल यादव की गिरफ्तारी से परिवार सदमे में है। हरियाणा के रेवाड़ी में गांव पुंसिका का रहने वाले विशाल यादव पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारियां पाकिस्तान के हैंडलर को देने के आरोप लगे हैं। दिल्ली स्थित नौसेना के हेडक्वार्टर में बतौर क्लर्क के तौर पर काम करता था। 2022 में जयपुर इंटेलिजेंस ने 2 जासूस पकड़े थे, जिसमें पाकिस्तानी हैंडलर प्रिया शर्मा का नाम सामने आया था। पाकिस्तानी हैंडलर प्रिया शर्मा से सोशल मीडिया पर कनेक्ट था। सूत्रों के मुताबिक विशाल के खाते में जासूसी की एवज में करीब 1.5 लाख रुपए डालने के सबूत भी मिले हैं।
हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य सुमन राणा नागरिक अस्पताल नारनौल पहुंचे और इस दौरान उन्होंने नीको वार्ड, प्रसूति वार्ड, सर्जिकल वार्ड सहित अन्य वार्डों का निरीक्षण किया। साथ ही मरीजों का हालचाल जाना है, जिसके बाद मरीजों ने अस्पताल की कुछ कमियां बताई हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि करीब सभी सुविधाएं अस्पताल में लोगों को मिल रही हैं। साथ ही ये भी कहा लेकिन कुछ शिकायतें भी मरीजों ने बताई, जिसके बाद अस्पताल कर्मचारियों को जल्द ही छोटी छोटी कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके। हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स से एक मेंबर हूँ और इसके नाते हरियाणा के अंदर जो भी सिविल हॉस्पिटल्स हैं उनकी इंस्पेक्शन करने की जो हमने मुहिम चला रखी है वो सरकार के थ्रू चली हुई है। और कहने का ये है कि जो भी फैसिलिटीज यहाँ पर दी हुई हैं, एक बार उन व्यवस्थाओं का ये जायजा लेना है कि वो प्रॉपर तरीके से जो पेशेंट होते हैं उनको मिल भी रही हैं या नहीं मिल रही हैं। हर तरह का रख रखाव, रहन सहन या व्यवस्थाएं क्या हैं, जो यहाँ स्टाफ है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन्हीं की आज इंस्पेक्शन। हाँ, लगा तो ठीक है, लेकिन कुछ पेशेंट की एक दो की शिकायत थी, पता नहीं वो होता भी है कितनी बार पेशेंट अपने दुख में परेशान रहता है इसलिए बोल दिया, या कुछ भी हो सकता, कोई भी इश्यू हो। लेकिन जो देखा है सभी से मैंने पूछा है, पेशेंट से एक एक करके पूछा है भाई आपको क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, तो सबका कोई ऐसा था नहीं कि कोई नेगेटिव जवाब था, सबका पॉजिटिव जवाब मिला कि सब कुछ ठीक है। माजरा गांव में एक व्यापक जागरूकता और फीडबैक कैंप का आयोजन किया गया और इस दौरान परिवार पहचान प्राधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला ने खुद सैकड़ों ग्रामीणों से बातचीत की, जिसके बाद में ग्रामीणों को कई योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही योजनाओं से जोड़ा गया। इस दौरान 300 ग्रामीणों को लाभ मिला है और वहीं शिविर में फैमिली ID, आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना समेत कई योजनाओं की जानकारी दी गई है। अधिकारी आज इस क्षेत्र का यहाँ पर मौजूद है। सभी की जवाबदेही मैं तय कर रहा हूँ। मैं परिवार पहचान पत्र का कोऑर्डिनेटर हूँ, इसलिए जनता से पूछने के लिए आया हूँ कि क्या क्या समस्याएं हैं, अधिकारी क्या करते हैं, वो सारा फीडबैक, जनता का फीडबैक और अधिकारियों का जो क्रियाकलाप, जो उनकी वर्किंग प्रणाली है, उसको भी देखने के लिए मैं आया हूँ। दोनों का समावेश करके ही आज मैं सबका नतीजा निकाल के जाऊंगा। पर पूरे हरियाणा में परिवार पहचान पत्र को लेकर के, सरकारी योजनाओं को लेकर के जागरूकता कैंप और फीडबैक सिस्टम चल रहा है। आज हम ऊंचा माजरा में है, मेरी टीम यहाँ जोनल कोऑर्डिनेटर दिक्रीम और जितने CPLO हैं इस क्षेत्र के सभी मेरे साथ हैं। हमने गाँव वालों को बुलाया है, लाडो लक्ष्मी योजना की हम सर्वे कर रहे हैं। किसी की फैमिली ID में भी कोई समस्या है तो उसको तुरंत आज यहाँ हम उसको लेकर के ठीक कर रहे हैं। फैमिली ID में जैसे कई चीजें होती है कि पोर्टल नहीं खुल रहा, इनकम बढ़ने से लेकर के, और कई बार क्या कहते हैं कि नाम घटाना बढ़ाना वही होगा, खाली इनकम नहीं होगी। परिवार पहचान पत्र दुनिया का बेस्ट डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले हरियाणा ने शुरू किया, उत्तराखंड ने शुरू कर दिया, अब दूसरे प्रदेश भी शुरू कर रहे हैं। नई चीज है, गलतियां हो सकती हैं, इसमें जनता का सहयोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऊंचा माजरा सरकार आपके द्वार के तहत सरकार उनके द्वार पर पहुंची ऊंचा माजरा में, और जो सरकार की लाभार्थी योजनाएं थे उनके प्रदेश सरकार के कोऑर्डिनेटर श्री मान सतीश खोला जी पधारे हैं। और जो गांव में विधवा पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना और लाडो योजना, लाडो बहन के योजना, इनको क्रियान्वित करने के लिए जिन्होंने इनका लाभ नहीं लिया है, तो सरकार इसके तहत गांव में पहुंची खुद लाभ देने के लिए। तो इस गांव में बहुत कम लाभार्थी थे, तो इस करके इस गांव को चुना, ऊंचा माजरा को, यहाँ आज पहुंचे और सभी का सुचारू रूप से काम चल रहा है। आज से सबका रजिस्ट्रेशन होगा, सबका काम हो जाएगा, सबको ये योजना का जो लाभ है वो मिलना शुरू हो जाएगा। कैसी कैसी प्रकार की योजना है, क्या कुछ बता पाओगे? आप बताइए। एक तो
वृद्धा पेंशन योजना, लाडो योजना, एक यही है जो सरकारी योजना है जितनी भी है सभी के लिए 2-3 मुख्य है। एक तो वृद्धा पेंशन जो 60 साल से ऊपर हो गए हुए, तो सभी को जो रह रहे थे 60 साल से ऊपर हो चुके थे, जो अब तक नहीं बनी थी उनके आप सभी के लिए बुला ली थी, सबको बना रहे हैं। हरियाणा के स्कूलों में अब छात्रों को अखबार पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि अब प्रदेश के हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से मान्यता मिली है कि अब सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छात्रों को अखबार पढ़ाए जाएंगे, जिसके चलते हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बारला विधायक उमेद पातुवास ने आमजन की शिकायत सुनी और इस दौरान लोगों ने बीडीपीओ पर पंचायत प्रतिनिधियों से अभद्रता का आरोप लगाया, जिसके बाद में विधायक ने सरपंच की मौजूदगी में बीडीपीओ कार्यालय पर ताला लगा दिया है और समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल बारला बीडीपीओ कार्यालय को 40 गांवों के सरपंच, पंचायत समिति चेयरमैन के साथ बीजेपी विधायक उमेद पातुवास के कार्यालय पर धरना शुरू किया गया और इस दौरान लोगों ने कहा कि बीडीपीओ स्वाति अग्रवाल पिछले कई दिनों से आमजन की शिकायतें सुनने के बजाय आमजन के साथ अभद्रता कर रही हैं। ग्रामीण कई बार विधायक के सामने शिकायत कर चुके हैं और आज विधायक उमेद पातुवास 40 गांवों के सरपंच के साथ खुद धरने पर बैठ गए। विधायक ने सभी कर्मचारियों को बाहर निकालकर बीडीपीओ कार्यालय पर ताला लगा दिया। करीब 3 घंटे तक धरने पर बैठने के बाद सीएमओ कार्यालय से कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरने को खत्म किया गया। मैं तो ये कहता हूँ पिछले कई दिनों से बारडा में किसी भी दफ्तर में भ्रष्टाचार, पैसे के बगैर कोई काम नहीं हो रहा था, चाहे कोई दफ्तर भी हो। उसके लिए लोगों ने बहुत ज्यादा शिकायतें भी करी और करी, किसी ने इस बात की सुनवाई नहीं करी। जब आज विधायक मौके पे पहुंचे और विधायक ने खुद ये सारी चीजें देखी, उसके बाद में विधायक ने यहाँ मौके पे आकर के या बीडीओ ऑफिस को ताला लगाया और बीडीओ और एससीपीओ को सस्पेंशन करने की मांग की। ये बीडीओ ने मतलब विधायक ने खुद अपनी आंखों से देखा जब ये चीज हुई है। नहीं, लोगों की शिकायत तो पहले से काफी लंबे समय चल रही थी। बिल्कुल स्थानीय लोगों के माध्यम से लगाया गया और मैं इन लोगों के साथ हूँ। समस्याओं का समाधान भी होगा, सारे काम होंगे। यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी, हमारे जो सरपंच साहब हैं, जो हमारे सरपंच एसोसिएशन के प्रधान मेरे साथ में बैठे हैं, शमशेर जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी, इन्होंने बारडा से पूर्व सरपंच रामकिशन फौजी ने, हालिया सरपंच राजेश जी ने और तमाम सरपंच साहिबान ने मुझे बताया कि यहाँ पे मनमानी कर रहे हैं। भिवानी में टीडीएस विभाग ने लोगों को नई स्कीम के लिए जागरूक किया है। साथ ही उन्होंने टैक्स भरने के लिए लोगों को जागरूक किया और बताया कि आजकल किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, उनका किस तरह से ट्रिक से इसे हल किया जा सकता है। ये कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि टीडीएस सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार काटा जाता है। अब नया शेड्यूल भी जारी किया गया है। सरकार ये देखना चाहती है कि नया कोई लेन देन हो तो उसकी जानकारी सरकार को होगी। इसके लिए 1% का टैक्स काटा जाता है। हालांकि रिटर्न भरने के तुरंत बाद ये वापस भी आ जाता है। सेक्शन 2025 में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं टीडीएस के प्रोविजंस को लेकर। एज अ लेमैन, एज अ प्रोफेशनल, लोगों को, बिजनेस प्रोफेशनल्स को उनकी अवेयरनेस नहीं है, तो वी वांट टू क्रिएट अवेयरनेस ताकि प्रोविजन की वायलेशन ना हो। अभी
स्टेक होल्डर्स अभी लेटेस्ट जो फाइनेंशियल एक्ट में प्रोविजंस में अमेंडमेंट्स हुए हैं उनके बारे में प्रोफेशनल्स और स्टेक होल्डर को अवेयर करना चाह रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में उनको प्रॉपरली फॉलो अप कर पाएं और किसी तरह का इनकन्वीनियंस जो स्टेक होल्डर्स को हो सकती है उसको मिनिमम पॉसिबल हम कर सकें। अमेंडमेंट्स के बारे में हम अवेयर करना चाह रहे हैं फाइनेंस एक्ट 2000। सर जो पैन कार्ड अटैचमेंट का इशू है उसकी साइट्स तो हमेशा ही अवेलेबल रहती है और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने अभी भी लोगों को अवेयर किया है कि अपने पैन कार्ड आप अटैच कर लीजिए। उसके लिए आपको फरवरी या मार्च तक वेट करने की जरूरत नहीं है। ईच एंड एवरी डे इवन इट्स द प्रोसेस ऑनलाइन है, रात को 12 बजे भी आपको करना है देन यू कैन डू। नहीं हम वही अवेयरनेस करना चाह रहे हैं कि लोग पैन आधार को लिंक करें ताकि दिक्कतें ना आए, डेट तक ना जाए। और साथ में हमने ये भी लोगों से रिक्वेस्ट करी है कि रिटर्न जो अपना टाइम से फाइल करें आप जुलाई तक का वेट ना करें क्योंकि टेक्निकल ग्लिचेस या रश जो वेबसाइट्स पे अवेलेबल होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ कि उस टाइम सब दौड़ पड़ते हैं। तो इसी तरह की अवेयरनेस हम क्रिएट करना चाह रहे हैं कि जिस तरह का आप वेल इन टाइम आप करें कंप्लायंसेस जितनी जल्दी हो सके आपके पास पर्टिकुलरली सैलरीड एम्प्लॉयज का फॉर्म 16 है दे कैन फाइल रिटर्न। अगर वो करें बिजनेस प्रोफेशनल्स तो अभी ऑडिट करेंगे सितंबर तक। जैसे कि टीडीएस का सर मेन ये एक पहले लोग टीडीएस के लिए इतने अवेयर नहीं थे, अब धीरे धीरे अवेयरनेस भी बढ़ रही है और सरकार न्यू सेक्शंस लेकर आ रही है। न्यू सेक्शंस का जैसे एक ट्रैक क्रिएट होता है, एक बायर है एक सेलर है। पहले कोई भी प्रॉपर्टी सेल परचेज होती थी वो करके अपने साइड हो जाते थे, लेकिन अब न्यू सेक्शन जो आए ना उनके अंडर 1% सपोज 50 लाख से अगर आपको बाय करनी प्रॉपर्टी आपका 1% टीडीएस डिडक्ट होगा तो उससे क्या वापस मिल जाएगा सेलर को बायर को इनको। लेकिन बात यह है वो प्रॉपर्टी की 1% टीडीएस अगर वो डिडक्ट हो गया तो वो चीज ट्रैक हो गई। यहाँ जो फेस कर रहे हैं हम लोग डबल पैन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इन जनरल आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि आधार से लिंक करवा लें क्योंकि हर एक आदमी का 2-2 पैन बने हुए हैं। पहले कोई वो चीज की वो कोई नहीं रखता था, कोई 2 मनवार है, कोई अनिल कुमार शर्मा, कोई इसी हिसाब से। अब आधार से लिंक होने के बाद आपका एक ही पैन रहेगा। और अब मैडम ने बताया अगर पैन आपका वो है इनऑपरेटिव है तो फिर उसकी पेनल्टी बिल्कुल डबल है। मतलब टीडीएस के जो प्रोविजन है ना जहाँ 2% कटना है 1% कटना है वहाँ 20% कट रहा है। तो सबसे जरूरी तो यह पैन का आपका वो एक पैन रखो उसी हिसाब से। फरीदाबाद में अवैध रूप से संचालित मीट की दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। नगर निगम की टीम ने एक विशेष अभियान चलाया और 4-5 चौक स्थित कई मीट की दुकानों को सील कर दिया है और साथ ही स्थानीय निवासियों की शिकायतों के बाद ये कार्रवाई जो है वो की गई है, जिसमें कहा गया था कि कई दुकानदार बिना किसी अनुमति के मीट बेच रहे हैं और खुले में मीट रखकर गंदगी फैला रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि इन दुकानों के सामने से गुजरते वक्त उन्हें मुंह पर कपड़ा रखना पड़ता है, बदबू के कारण उनका आना जाना दूभर हो गया है। वहीं दुकानदारों ने कहा कि उनकी दुकानें पिछले 50 सालों से चल रही हैं और वे दुकानों के अंदर ही मीट कटिंग का काम करते हैं। कई बार मीट की दुकानों को वैध करने के लिए लाइसेंस की मांग की गई है, लेकिन नगर निगम की प्रशासन उन्हें लाइसेंस नहीं देता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस सीलिंग की कार्रवाई से उनके लाखों का माल दुकानों में बंद है जो कि खराब हो जाएगा। लाख रुपए का माल है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? लिखते हैं हमें, नगर निगम की लिखते हैं हमारे को कि भाई तुम्हारे पास ऑर्डर किसी का है नहीं, किसके जिम्मे पड़ेंगे हम? अगर हमारे नुकसान होगा तो किसका जाएंगे कोर्ट में? कोई कागज नहीं, कोई हमारे को नोटिस नहीं कि भाई दुकानें बंद कर। नगर निगम किसी का तो हो, कमिश्नर का हो या किसी अफसर का हो, हमें नोटिस दिया जाए, हम उसके खिलाफ जाएंगे, बात करेंगे। बिल्कुल लाख रुपए मीटे से दुकानों में कच्चा माल है, सब खराब हो जाएगा। 2 दिन पहले कोई नोटिस कोई कुछ नहीं सर, कोई कुछ नहीं। ये जाएंगे कहाँ लोग? नगर सील की दुकान कर देंगे, पेट कैसे पालेंगे लोग? हमने लाइसेंस की बारे में मांग कर रखी, लड़ रहा है दुकान कैसे अवैध हो जाएंगी? सरकार की दी हुई है नगर निगम की 50 साल से। हाँ ये वाली मार्केट हार्डवेयर की ये वाली नगर निगम की दी हुई दुकान है, अवैध कैसे हो जाएंगी? फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।